अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स को मैं ये कहूँगा कि ये एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है। डायरेक्टेड डिस्टेंस यानी ऐसा डिस्टेंस है जिसकी डायरेक्शन का हमें पता है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं पॉइंट ए पर और एक गली के सामने है और ये गली इसके बाद यहाँ से आगे टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है और हमने पॉइंट पोजीशन नंबर बी पर जाना है। यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक आने का और यहाँ से इस तरफ को जाने का। ये डायरेक्शंस हैं। अगर मैं इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को शो कर दूँ तो फिर इस तरह से होगा कि मैंने नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, तो यहाँ से ए से एक पॉइंट सी की तरफ मुझे आना पड़ेगा पहले। तो ए से सी की तरफ एक अलहदा वेक्टर होगा। इसको आप अगर रहने भी दें, इसके बगैर भी देखें डायरेक्शन, तो ए से सी की तरफ हमने जाना है। ए से सी एक वेक्टर होगा क्योंकि ए से सी एक डिस्टेंस है। हो सकता है ये 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो, कोई रोड समझ लें इसको, स्ट्रीट ना समझें। इसी तरह ये अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो सी से बी की तरफ भी मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरी फाइनल डिसीजन, फाइनल जो रिजल्ट है मेरे पास ए बी आ जाएगा। यानी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने के लिए पहले मुझे ए से सी तक जाना पड़ा, फिर सी से बी तक जाना पड़ा। तो ये 3 वेक्टर्स मेरे सामने हैं। तीसरा वेक्टर ये है जो मैंने यहाँ से, अगर डायरेक्टली कोई रास्ता होता तो यहाँ से वहां पहुंच जाता। तो ये तीनों वेक्टर्स हैं। डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम कह देते हैं वेक्टर। इसका नाम जब लिखना होता है तो आप उसके ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं, या फिर इसका कोई एक स्मॉल नेम आप ए और अंडरलाइन कर लेते, या फिर इसका स्मॉल नेम ए रखकर उसे आप बोल्ड कर देते, थोड़ा सा बोल्ड कर देते। तो ये 3 तरीके हैं वेक्टर्स को लिखने के। वेक्टर्स का एक होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड भी जरूरी होती है। ए से सी की डायरेक्शन थी, ये वेक्टर सी से ए की तरफ भी हो सकता है, फिर सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड को आपने किस तरह से शो करना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी विल बी इक्वल टू ए सी, और इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे उसके शुरू में और एंड में। ये होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? डिस्टेंस। ए से सी तक का जो फासला है, जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है ए से सी तक की, वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है। इसके बाद वेक्टर्स का सम हम कर सकते हैं। इन्हीं वेक्टर्स को जो मैंने यहां डायग्राम में बनाया था, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। ये वेक्टर्स में है, एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस और बाकी उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है। जैसे मैंने ए सी बनाया था, सी से बी बनाया था, फिर ए से बी, ये एक वेक्टर ए से सी, दूसरा वेक्टर सी से बी। उनका जो रिजल्टेंट है वो ए से बी हमें मिल गया, उनके टेल और हेड को आपस में ज्वाइन करते हुए। इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। ए सी वेक्टर को मैंने जब सी बी के साथ जोड़ दिया, अगर 2 वेक्टर्स है ना हमारे पास, एक ए सी है, एक सी बी है, दोनों अलग वेक्टर्स हैं। इन अलग वेक्टर्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया है, ए सी को और सी बी को। किस तरह से? इनका कॉमन पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दिया। अगर ये डिफरेंट वेक्टर्स होते, ए सी और सी बी की बजाय ये ए सी और ए बी वेक्टर्स होते, फिर हम इन्हें ज्वाइन किस तरह करते और रिजल्टेंट किस तरह से आ जाता? फिर हम इस तरह से करते कि पॉइंट ए और ये सी है, यहां से ए और बी एक वेक्टर बना दिया हमने। इनको हमने रिजल्टेंट बनाने के लिए इस तरह से करना था कि ए बी के पैरेलल हम एक वेक्टर यहां पे बना देते और फिर ए सी के पैरेलल एक और वेक्टर यहां बना लेते, और ये वेक्टर्स जहां पर इनका इंटरसेक्शन आ जाना था वो वाला पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये इनको आपस में ज्वाइन कर देते। ज्वाइन करके यहां एक डी मिल जाता, तो इनका रिजल्टेंट आ जाता ए डी। यानी अब ए सी और ए बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ए डी। ये इनका सम हो गया ए डी। ठीक है। इस तरह से इनको ज्वाइन करते हैं। इसे हम पैरेललोग्राम लॉ कह देते हैं और इसे हम ट्रायंगुलर लॉ कह देते हैं वेक्टर्स का। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह डायरेक्शन है। अगर एक वेक्टर ए सी ए बी है, ये एक वेक्टर है ए बी, ये इसकी डायरेक्शन है।
अगर इसी वेक्टर को मैं बी ए लिखना चाहूं तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ को आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या फर्क पड़ेगा, जो ए बी है वेक्टर वो बी ए के बराबर नहीं रहेगा बल्कि नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदलने से एक नेगेटिव का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, जबकि वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। नेगेटिव वेक्टर्स एक दूसरे के ये नेगेटिव है डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट है, सो नेगेटिव वेक्टर्स, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम है। जब भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तो फिर वो दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर्स कब होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल, जिनके इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होते हैं उन्हें हम कह लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है, जब एक वेक्टर u है इसका नाम, दूसरा वेक्टर v, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो या डायरेक्शन सेम हो, सेम और अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अपोजिट, दो ही ऑप्शंस हैं, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। और बस ये, अगर डायरेक्शन सेम है या अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। और लिखा कैसे जाएगा, u पैरेलल टू v। ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि u और v आपस में इक्वल हो। इक्वल वेक्टर्स में जरूरी होता है कि डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जबकि पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर ये v जो है हाफ ऑफ u के इक्वल कर दिया जाए, हाफ ऑफ u के इक्वल, तो इसका मतलब क्या बनता है, v इज ऑल्सो पैरेलल टू u। एक सिंगल कांस्टेंट भी इनका मल्टीपल हो सकता है। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से, वो दूसरे के इक्वल आ जाए, तो तब भी वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। जनरली हम इसे इस तरह से लिखते हैं, u इज इक्वल टू लैम्डा v, या u इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। u एक वेक्टर है, w एक वेक्टर है, c कोई कांस्टेंट है, जिसको w से मल्टीप्लाई कर दें तो वो u के इक्वल आ जाता है एग्जैक्टली। इसी तरह u और लैम्डा v, लैम्डा कोई भी इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर मौजूद वेक्टर्स की। ये मैंने जनरली वेक्टर्स की बात की है, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप जानते हैं, बुक में लिखी है पहले पेज पर ही, तो आप देख लीजिएगा। इसमें जो वेक्टर्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, उन पे बात करनी है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल प्लेन, जिसकी दो डायमेंशंस, जैसे ये बोर्ड है, एक एक्स एक्सिस समझ लिया जाए हॉरिजॉन्टल, एक वाई एक्सिस समझ लिया जाए वर्टिकल, बस दो ही उसकी ऑप्शंस हो, दो ही डायरेक्शंस हो, उसे हम कह देते हैं टू डायमेंशनल और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो उसकी डायरेक्शंस हम मेंशन करेंगे इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने पॉइंट ए तक एक वेक्टर बना लिया ओ ए। इस ओ ए वेक्टर में जाहिर है जो पॉइंट ए है इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट हम कर लेते हैं कि ये 2 और 4 हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे जो x की वैल्यू है वो 2 है और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो y की वैल्यू है वो 4 है कार्टेशियन प्लेन में। तो फिर इसकी ये डायरेक्शन और ये दो डायरेक्शन है, along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। along x एक्सिस जब हमने डायरेक्शन को शो करना है वेक्टर को लिखते वक्त, ये तो मैंने पॉइंट लिखा है ना, जब वेक्टर को लिखते वक्त मैंने इसकी डायरेक्शन को शो करना है कि x एक्सिस के along कौन सी वैल्यू है, y के साथ कौन सी है, तो उसके लिए इसके यूनिट वेक्टर टेक होते हैं। x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर होता है i,
यानी इस डायरेक्शन में यूज होगा आई, ये डायरेक्शन आई की है, आई यूनिट वेक्टर की, और इस तरह ये डायरेक्शन जे की है, जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ऊपर हो या नीचे की तरफ हो एक ही बात है। वाई एक्सिस के साथ जे होगा, एक्स एक्सिस के साथ आई होगा, और जब जेड एक्सिस आएगा वेक्टर इन स्पेस उसमें के आ जाएगा, तो 2i लिखा जाएगा प्लस 4j लिखा जाएगा। तो ये एक वेक्टर है 2i प्लस 4j, ये वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस कितना है। तो मैग्नीट्यूड का की तरीकेकार क्या होता है, आप इसके कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है इसका u का मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, किसी भी वेक्टर u का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि u इज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का मेथड क्या होता है, आप u के ऊपर एक कैप शो कर देते हैं, ये एक यूनिट वेक्टर को शो करने का मेथड होता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का फाइंड किया जा सकता है, जैसे कि ये u एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड करें, ये खुद यूनिट वेक्टर नहीं है लेकिन इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था 4 and 16, स्क्वायर रूट 20, इसको बना लेते हैं 2 प्लस 2i प्लस 4j ओवर स्क्वायर रूट 20, 2 ओवर स्क्वायर रूट 20i प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 20j, ये बन गया u का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इस यूनिट वेक्टर का आपको मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो मैंने इस u का यूनिट वेक्टर यहां पे फाइंड किया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। इसके बाद एक आखिरी बात इस पे करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। वो बात क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का, जैसे मैंने वहां पॉइंट ए शो किया है, ओ से ए तक जो होगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ए का। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहां मैं लिख देता हूं ऑफ ए पहले। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसे पी वी भी लिखा जाता है, सी इज ओ सी। तो ये पोजीशन वेक्टर हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन होता है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट तक ओरिजिन से डायरेक्शन को शो कर रहा था, ओरिजिन से आपने उस पॉइंट तक एक वेक्टर बना लेना है और वो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर। वेक्टर्स का सम भी इसी तरीके से जो पहले बताया था, इसका कार्टेशियन प्लेन में भी होता है। फिर वेक्टर इन स्पेस है। स्पेस का क्या मतलब है, स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशनल। जैसे ये रूम हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके साथ जेड एक्सिस होगा, तो एक रूम, जैसे आप जिस भी रूम में मौजूद हैं इस वक्त, उस रूम में आप देखेंगे एक कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर जमीन पे है, आप जमीन वाले कॉर्नर को ओरिजिन समझ लें। अगर जमीन वाला कॉर्नर ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट साइड पर आप देखें, इसको एक्स एक्सिस बना लें अपनी तरफ से, सपोज कर लें कि एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ वाई एक्सिस है और जो इस तरह से है वो जेड एक्सिस कंसिडर कर लें। अगर आप ऊपर वाले कॉर्नर को ओरिजिन टेक करते हैं तो फिर ये जेड एक्सिस नीचे की तरफ है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपकी अपनी मर्जी के हैं, उसमें कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि यही एक्स है, यही वाई है, यही जेड है, मर्जी है आपकी, जिसको मर्जी। इसको अमूमन एक्स लिखा जाता है, इसको वाई और इसको जेड कहा जाता है। कुछ बुक्स में इसको यहाँ पे जेड किया जाता है, वहां एक्स और वहां वाई किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने यूनिट वेक्टर बताया था आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा के। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे है, उस पॉइंट से आपने ओरिजिन से उस पॉइंट तक आप क्या करें, एक वेक्टर अगर बनाते हैं उस पॉइंट से, ओरिजिन से पॉइंट तक, तो ये ओपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखे जाएंगे, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, यानी जो इस पे x की वैल्यू आ रही है वो i के साथ,
जो इस पॉइंट में y की वैल्यू होगी उसके साथ j, जो z की वैल्यू होगी उसके साथ आप k लिख देंगे, तो ये OP पोजीशन वेक्टर बन जाएगा P का। इसे कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। वेक्टर इन स्पेस के बाद अब इसमें कोई भी वेक्टर स्पेस का इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सेम मेथड था जो कार्टेशियन प्लेन का है। I के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लें, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लें तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड भी सेम है जो कार्टेशियन प्लेन के लिए था, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका होगा यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब जो बाकी चीजें होंगी वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ कर लेंगे। आज की वीडियो का जो है वो एंड होता है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।